हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और बच्चे मेंस में लग गए हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि मेंस लिखते वक्त करंट अफेयर्स का ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना होगा। करंट अफेयर खासकर जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रहा है। और एक जो टॉपिक है मैं जो अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पंचशील, ये टॉपिक बड़ा न्यूज़ में रह रहा है। आप देख रहे हैं कि ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा क्योंकि चाइना ने इसके 70 साल पूरे होने पर चाइना के बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से अलग अलग देशों को बुलाया। भारत को भी उसने न्योता भेजा, लेकिन भारत ने अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी डिस्टेंस आउट कर लिया। अब जो सबसे खास बात इस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग साहब, उन्होंने पंचशील, भारत पंचशील जिसे कहता है, चाइना उसे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ 5, यहाँ पे आप देखेंगे चाइना उसको 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहता है। ये मैं कहूँगा अगले साल की पीटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बाकी एग्ज़ामों की पीटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना जिसे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहता है, भारत उसे पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जानता है। तो खास बात क्या थी इस 70th कॉन्फ्रेंस में? देखा गया कि चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब ने इस पंचशील की बहुत तारीफ की और उसको लेकर 2 मोटी मोटी बातें कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि ये जो पंचशील है वो जो स्टार्ट उस समय 1954 में हुआ, उस समय जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर को झेल रही थी, जहां भारत जैसा देश जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, चाइना जैसे देश जो नन जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे, ये सब नन अलाइंड मूवमेंट नाम के पार्ट थे। भारत इसका पक्षधर रहा है नन अलाइंड मूवमेंट में। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जिस समय ये पंचशील का बॉर्न हुआ है 1954 में, कह रहे हैं 70 साल के बाद भी जो ये पंचशील प्रिंसिपल है इक्वली रेलेवेंट है, आज के समय में और रेलेवेंट है। वो कह रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि ये जो पंचशील है उससे प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और आप देखेंगे पूरी दुनिया, चाहे रसिया यूक्रेन हो, आप अजरबैजान का चल रहा हो, आर्मेनिया का चल रहा हो, चाइना का अलग अलग कंट्री के साथ इशू चल रहा हो, कह रहे हैं कि पंचशील प्रिंसिपल से हम प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। और कह रहे हैं, सेकेंड बात इन्होंने कहा कि ये जो पंचशील प्रिंसिपल है जो भारत और चाइना के एक बहुत बड़ा बेस था एग्रीमेंट का 94 में, कह रहे हैं इसको हम क्या कर सकते हैं कि पूरा ग्लोबल साउथ में जिसमें हम देखते हैं कि पुअर कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, ये सब आते हैं, कह रहा है कि वहाँ पे हम पंचशील प्रिंसिपल्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, आज के समय में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो ग्लोबल साउथ है उसके बीच का टकराव हो रहा है। और कह रहा है कि पंचशील प्रिंसिपल से हम इस ग्लोबल साउथ को और बेटर कर सकते हैं, उनके रिश्ते सुधार सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो टकराव के कारण बन रहे हैं उनको भी हम पीसफुली ठीक कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो पॉइंट मेक किया, कहा कि ये जो 70th एनिवर्सरी है, उन्होंने कहा कि ये जो पंचशील प्रिंसिपल है बहुत ही अच्छा है, और वो कहते हैं कि उससे क्या होगा कि एक पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी बेटर होगी। उन्होंने कहा कि इस न्यू इनिशिएटिव से जो फ्यूचर ह्यूमन काइंड है, जो फ्यूचर मैन काइंड है, जो फ्यूचर वर्ल्ड है, वो और बेटर होगा। इसका मतलब है कि जी जिनपिंग साहब ने कहीं ना कहीं एक पीसफुल को एग्जिस्टिंग, एक ऐसा इशारा देने की दुनिया को कोशिश की है कि चाइना आपको बुली नहीं कर रहा है, पर चाइना पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहता है। लेकिन क्या ये सत्य है?
क्या चाइना जब पंचशील एग्रीमेंट साइन करता है, क्या उसको उन्होंने फॉलो किया, और आज वो ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, इन सारी बातों को हम आगे वीडियो में समझेंगे। बट सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पंचशील प्रिंसिपल है क्या। पंचशील प्रिंसिपल सिंपल सा कहता है कि पंचशील प्रिंसिपल तो हम लोग कहते हैं, चाइना उसको 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहता है। कहते हैं कि ये 1954 में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स, और कहा कि ये एग्रीमेंट हम लोगों ने किसको लेकर किया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तिब्बत रीजन जो है ऑफ चाइना एंड इंडिया, कहता है उसको लेकर 1954 में भारत एवं चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि आगे से हमारा जो भी एग्रीमेंट होगा वो 5 मेजर पॉइंट पे बेसिस पे होगा। मतलब हमारा आगे का संबंध कैसा होगा, तो हमारा संबंध इन 5 पॉइंट्स पे होगा। और सिंस ये 5 पॉइंट है इसीलिए नाम रखा गया पंचशील। पंचशील जो ये वर्ड है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से आता है, तिब्बतियन ओरिजिन है इसका। 5 मेजर पॉइंट थे इसीलिए इसको हमने पंचशील कहा, और उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कहा। अब देखिए 5 पॉइंट क्या क्या थे जो इंडिया और चाइना के एग्रीमेंट का या आगे रिलेशन का आधार बनने वाला था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। इसका मतलब है कि हम दोनों देश एक दूसरे के क्या हैं, उनकी जो क्षेत्रीय अखंडता है, हम मतलब आपके देश में नहीं घुसेंगे, आप हमारे देश में गलत तरीके से नहीं आएंगे, तो कह रहा है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, ठीक है, सोवरेनिटी, मतलब हम आपके सोवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, पहली। दूसरा उन्होंने कहा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब हम एक दूसरे के प्रति आक्रामक नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि हम लोग म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, मतलब आपके देश में क्या हो रहा है उसमें मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, और ना ही इंडिया चाइना में करेगा और ना ही चाइना इंडिया में करेगा। चौथा उन्होंने कहा कि हम किस पे फोकस करेंगे, तो इक्वालिटी पे। हम किस पे फोकस करेंगे, तो म्यूचुअल बेनिफिट। हम मतलब ऐसा काम करेंगे कि दोनों को समान दृष्टि से देखेंगे और एक दूसरे के लिए म्यूचुअली हेल्पफुल होंगे। लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब हम लोग आसपास नेबर हैं, हम लोग कभी अपने एक नेबर को तो बदल नहीं सकते हैं, तो ऑलवेज हम क्या कर सकते हैं, आप भी शांति से रहें, मैं भी शांति से रहूं, और दुनिया इतनी बड़ी है कि 2 कंट्री आराम से शांति से इस दुनिया में रह सकती है। 5 मेजर पॉइंट उन्होंने इसको मेक किया, और इस 5 पॉइंट में आप देखेंगे क्या, अब क्वेश्चन आता है, क्या भारत और चाइना ने इसकी रिस्पेक्ट की, क्या आपने आगे की एग्रीमेंट इस पे बेस किया, तो हम लोग अब देखेंगे कि क्या चाइना ने इस पंचशील प्रिंसिपल की इज्जत की। मैं आपको बहुत सारा पॉइंट दूंगा और मेंस के लिए बड़ा मैंने एकदम डायमेंशन वाइज मूव किया हूं, पॉइंट वाइज मैं उनको तोड़ूंगा। मैं बताऊंगा कि चाइना ने देखिए इसको कैसे वायलेट किया, चाइना ने इसको कैसे वायलेट किया, चाइना ने इसको कैसे वायलेट किया, चाइना ने इसको कैसे वायलेट किया। 5 पॉइंट पे मैं आपको एविडेंस एंड एग्जांपल दूंगा। चलिए देखते हैं। पहला, चाइना ने वायलेट किया पंचशील। देखिए 1954 में यह एग्रीमेंट साइन हुआ है और 8 साल बाद ही 1962 में चाइना क्या करता है, भारत पे अटैक कर देता है। तो ये अब देखिए मैंने कैसे आंसर को लिखा, इस बात को सीखिए। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कैसे। पहला उनका बेसिस क्या था कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, लेकिन क्या चाइना ने किया उसको? नहीं। कैसे? एविडेंस, चाइना ने 1962 में भारत पे अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो क्या उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन किया? नहीं, उल्टा हमने क्या किया,
अक्साई चीन में क्या किया, हमारा जो बहुत बड़ा रीजन आप JNK का है वो अपने कब्जे में कर लिया। इसका मतलब हमारी जमीन को आपने क्या किया, हड़प लिया, जबकि एग्रीमेंट में कहा था कि हम एक दूसरे की जमीन को नहीं हड़पेंगे। दूसरा एग्रीमेंट था कि हम म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब हम आक्रामक नहीं होंगे, लेकिन जब वार ही हो गया तो ऐसा कहाँ हुआ, इसका मतलब हमने इसको भी वायलेट कर दिया। मतलब 5 प्रिंसिपल में 2 प्रिंसिपल तो हम लोग 1962 के वॉर से ही वायलेट कर दिए। चलिए एक एविडेंस। दूसरा बॉर्डर डिस्प्यूट एंड कह रहा है, हम फिर कह रहे हैं कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत का चाहे वो लद्दाख रीजन हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो, हम लोग क्या देख रहे हैं कि लद्दाख या हमेशा झगड़ा चलता रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ। हम कहते हैं कि भाई इसको LOC बनाओ, बट वो मानते नहीं है, वो आज भी LAC पे है। तो इसकी मतलब वो कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन चाहते नहीं है। इसका मतलब है कि अभी भी आप पहला जो पॉइंट आपने साइन किया उसकी भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। 1962 में तो किया ही किया, आज भी आप हमको लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल में परेशान कर रहे हैं। दूसरा जगह एविडेंस। तीसरा हमने कहा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, आक्रामक नहीं होंगे, लेकिन इसका वायलेशन भी हमने अभी देखा गलवान में 2020 में। ठीक है, गलवान में क्या हुआ, आक्रामक हुए तभी तो लड़ाई हुई, और देखा हमने कि वहाँ पे भी सैनिक जो हैं वो मारे गए। तो ये बताता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो लेकिन खुद फॉलो नहीं कर रहे। तो ये सब एविडेंस है, पॉइंट वाइज आपको डालना होगा। तीसरा हमने कहा कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में कोई भी हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन देखिए क्या वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो चाइना क्या कर रहा है, हमारा कश्मीर पे हमेशा कमेंट करता रहता है, लेकिन वो हमारे मैटर पे तो इंटरफेयर कर रहा है। कश्मीर के मैटर पे बोलना आपका हक नहीं है, लेकिन चाइना का जो स्टैंड है कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ, वो हम पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मैटर है, हम दोनों बायलैटरली सॉल्व करेंगे। लेकिन चाइना को क्या बोलना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि वो एग्रीमेंट में कह रहा है कि हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नहीं करेंगे, बट वो यहां तो कर रहा है, ये इसका वायलेशन दिखता है। चौथा कहता है हम क्या करेंगे, हम इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे, चौथा बात कहता है उसी एग्रीमेंट में, लेकिन तो यहां भी क्या करता है, वायलेट करता है। कैसे वायलेट करता है, चाइना अपना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाता है, और उसके थ्रू आप देखिएगा चाहे बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाता है, पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। उससे क्या कर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे POK से होके गुजर रहा है, इसका मतलब वहाँ भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहा है, और साथ ही साथ हमें इक्वल की तरह नहीं ट्रीट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, लास्ट पॉइंट। लेकिन क्या पीसफुल को एग्जिस्टेंस मेंटेन रहा, बोला नहीं। कैसे, देखिए चाइना श्रीलंका में क्या कर रहा है, इंडियन ओशियन में क्या कर रहा है, मालदीव्स में क्या कर रहा है। मतलब भारत को कि जो वहाँ पे हेजेमनी है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। जो इंडियन ओशियन रीजन है भारत का है, वहाँ पे भी वो घुसने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपने पांचों पॉइंट पे वायलेट किया, चाहे 1962 का वार हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो, गलवान वैली केस हो, इंडियन ओशियन का मैटर हो, हर जगह आपने पंचशील प्रिंसिपल को वायलेट किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि चाइना वायलेट भी कर रहा है और फिर उसकी तारीफ भी कर रहा है पंचशील की, ऐसा क्यों, और अभी वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसको हम लोग को एक एंगल से नहीं देखना होगा, मल्टी डायमेंशनल एंगल से देखना होगा। वो ऐसा क्यों सोच रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं एक एक करके। पहला, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें कि वो ऐसा अभी नया बात क्यों किया। आपने देखा पिछले जब से आज़ादी हुई है 1962 को छोड़ दें तो उसके बाद से हम देखें तो चाइना और इंडिया का रिलेशन डेटोरिएट ही होता रहा है।
और अपने लोएस्ट फेज पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि गलवान वैली में हमारा क्या हुआ, दोनों के बीच में झड़प हुई, हमारे सैनिक मारे गए, उनकी सैनिक मारे गए। हमने देखा कि अभी भी स्टैंड ऑफ है, कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। अभी भी अरुणाचल प्रदेश में हम वो क्या करता है, स्टैंप जो वीजा है वो क्या स्टैंप वीजा देता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इन सब वजह से भारत के साथ उसके संबंध खराब हो गए। और भारत का स्टैंड क्या देख रहा है कि भारत अमेरिका के ज्यादा क्लोज जा रहा है, भारत यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके ज्यादा क्लोज जा रहा है। अब इसकी वजह से चाइना चिंतित है, और इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचते हुए और अपने रिलेशन को अपने नेबर से बेटर करने के लिए वो पंसिल की बात को याद कर रहा है कि नहीं नहीं, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल बेनिफिट कर सकते हैं। तो एक एंगल ये हो सकता है। दूसरा एंगल आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया का यदि डिफेंस स्ट्रैटेजी आप पढ़ेंगे तो उनमें एक पॉइंट है, वो कहता है कि उन्होंने अपना एक डिफेंस स्ट्रैटेजी 2024 निकाला और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि जो चाइना है, चाइना जो अपना फोर्सफुल टैक्टिक्स यूज कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में हो, कह रहा है चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है। वो लिखता है चाइना कोवेसिव टैक्टिक्स एंड ग्रोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये हाईलाइट करता है कि चाइना बहुत एसर्टिव हो रहा है और वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, वो किसी की ज़मीन हड़प सकता है। इसलिए चाइना ने भी अपनी नई डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो नई डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें चाइना को टारगेट किया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि चाइना अब अपने रिलेशन को ऑस्ट्रेलिया से बेटर करे। इसलिए वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो पंसिल के फॉलोअर हैं, हम तो पंसिल की बात कर रहे हैं, हम तो फ्यूचर ह्यूमन काइंड को बचाने की बात कर रहे हैं। तीसरा, आप देखिएगा जापान का डिफेंस स्ट्रैटेजी 2022 में उन्होंने सिंपल कहा, उन्होंने कहा कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है इस इंडो पैसिफिक रीजन में और खासकर जापान के लिए। इसलिए जापान ने आपने क्या देखा, अपनी मिलिट्री को रिवाइव करने लगा, वॉरशिप्स को बनाने लगा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए। अब इन सब रीजन से चाइना को लग रहा है कि यदि जापान अपने आप को फिर से रिवाइव कर सकता है, वो जापान जो यूएस से लड़ने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं सोचा, तो कह रहा है इस साइड से भारत है, इस साइड से चाइना है, नीचे यूएस की पूरी फोर्स है, कह रहा है हो सकता है आगे हमें दिक्कत हो सकती है। तो क्या कर रहा है, अगेन जापान के साइड से भी एक कंसर्न है, तो उस कंसर्न को भी शायद कम करने के लिए वो अभी पेंसिल की बात कर रहा है। आगे चौथा, फिलीपींस हम देख चुके हैं, साउथ चाइना सी, वहाँ पे झगड़ा कंटिन्यूअस चल रहा है, दोनों के बोट आपस में टकरा जा रहे हैं, शिप टकरा जा रहे हैं, ठीक है। और वो हमेशा ही वहाँ पे जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उनको अपना बनाने की, और साउथ चाइना सी में हमने देखा उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया, उसे मिलिटराइज्ड कर दिया, जिससे साउथ चाइना सी में एक डर का, भय का माहौल है और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको भी हैम्पर हो रहा है। तो उसके खुद के नेबर जो फिलीपींस हो, ब्रुनेई हो, वियतनाम हो, ठीक है, इंडोनेशिया हो, वो कंसर्न बता रहे हैं। तो वहाँ भी इन मैटर्स को शांत करने के लिए हो सकता है कि चाइना ने पेंसिल की अभी जो प्रशंसा करनी स्टार्ट की है वो एक पॉइंट हो सकता है। और क्या हो सकता है कैंगल, यूनाइटेड स्टेट ने ऑलवेज क्या कहा है कि चाइना उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक थर्ड थ्रेट है। और हमने देखा है कि ताइवान के साथ वो हमेशा लगता है कि आज अटैक कर देगा, इस मोमेंट अटैक कर देगा, तो वहाँ पे यूएस हमेशा कहता है चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है और खासकर यूएस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो उसके नंबर 1 पावर को क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है। अगेन वो यूएस को दुखी नहीं करना चाहता है, तो इसलिए भी शायद इस तरह के एक नई बदलाव की वो बात कर रहा हो। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन की भी सेम कहानी है। यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि चाइना जो है वो हमारे लिए एक सिस्टमेटिक चैलेंज है, सिस्टमेटिक चैलेंज है, और वो चैलेंज जो है वो कहता है कि जो चाइना है वो फॉल्टी ट्रेड पॉलिसीज करता है, उसमें
एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। वो क्या करता है, हमारे यूरोप में ही आता है और हमारी ही बहुत सारी चीज़ों को कॉपी कर लेता है। तो कह रहा है चाइना गलत प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है और वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो वहाँ से भी देखते हैं यूरोपियन यूनियन में भी, और यूरोपियन की जो कंट्री है यूरोप की, वहाँ से भी चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ये भी एक एंगल हो सकता है। अब चाइना का रिएक्शन क्या है, चाइना कहता है नहीं नहीं, आप लोग हमें गलत एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि चाइना बुली है, चाइना चाइना सब लोगों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। वो कह रहा है हम ऐसे नहीं हैं, आप सब मिलके हमको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने अभी पेंसिल प्रिंसिपल की बात की है, पेंसिल प्रिंसिपल को बात करने का सिंपल सा भी समय है, क्योंकि इतनी जो सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक प्रॉमिस करना चाहता है कि नहीं नहीं हम पेंसिल को मानते हैं। लेकिन क्या दुनिया उनके इस प्रॉमिस को और कॉन्फिडेंस को मानेगी? क्योंकि हमने देखा है, हमने अभी कि 1954 में एग्रीमेंट साइन किया और 1962 में भारत पर अटैक हुआ। तो पूरी दुनिया शायद इस चीज़ को बाई नहीं कर रही हो, बट हमें इन सारे एस्पेक्ट से समझना होगा। अब एक सवाल आता है, क्या पेंसिल भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक रही है? इस पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि भारत ने 1954 में पेंसिल एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, लेकिन क्या भारत को कुछ मिला? नहीं। भारत को क्या मिला, हम देखें भारत को क्या मिला तो 1962 का वॉर मिला, बॉर्डर डिस्प्यूट मिला, ठीक है, गलवान वैली मिली, इंडियन ओशियन में हम देख रहे हैं श्रीलंका में, मालदीव्स में चाइना का डोमिनेंस बढ़ गया। तो हमें मिला तो कुछ नहीं, लेकिन उल्टा पेंसिल के कारण भारत ने चाइना को क्या दे दिया? तो हम कहेंगे पूरा तिब्बत में हमने पूरा का पूरा तिब्बत ही, क्योंकि तिब्बत पे किसका रूल था? तिब्बत पे ब्रिटिश का रूल था। तो हमने क्या किया, आप देखेंगे कि जो हम ब्रिटिश का रूल था तो हम इनहेरिट किए थे वो राइट्स, लेकिन भारत ने 1954 के इस एग्रीमेंट के बाद वहाँ से अपनी आर्मी को भी थोड़ा हटा लेता है, वहाँ से जो मिलिट्री स्क्वाड थी उसको हटा लेता है एंड हैंड ओवर करता है पूरा पोस्टल, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सर्विसेज किसको? चाइना को। इसका मतलब कि पेंसिल एग्रीमेंट के बाद भारत तिब्बत से अपने आप को निकाल लेता है और तिब्बत किसको सौंप देता है? आप देखिएगा चाइना को। और साथ ही साथ चाइना के क्लेम को किस पे? तिब्बत पे भारत क्या करता है? रिकॉग्नाइज कर जाता है। ये सबसे बड़ा पूरा बात है, तिब्बत पे क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर जा रहा है। अब जब रिकॉग्नाइज किया तो अब इसी का आप देखिएगा करंट अफेयर में रिसेंटली आप देखेंगे यूएस की जो सीनेट मेंबर्स थे वो पहुंचते हैं कहाँ? दलाई लामा से मिलने, और भारत भी उसमें सपोर्ट करता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भी तिब्बत कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि चाइना कश्मीर कार्ड खेलता है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट होगा। तो हमने ये देखते हैं कि पेंसिल से हमने सिर्फ लूज किया है, ठीक है, चाइना ने गेन किया है। लेकिन ओवरऑल हम इस प्रिंसिपल को देखें तो भारत ने हमेशा इस प्रिंसिपल को फॉलो किया है, और इस वजह से भारत की जो एक इमेज है पूरी दुनिया में हमेशा एक शांति प्रिय देश की रही है, ना कि ऐसे देश की जो बुली कर रहा हो। तो ये अब आगे आने वाला समय बताएगा कि चाइना क्या अपने इस नए करेक्शन को जो शो कर रहा है क्या उसको फॉलो करेगा, या फिर से 1954 में साइन करके 1962 में अटैक किया, क्या वो आगे भी इसी चीज़ को फिर से वो बिट्रेयल करेगा, फिर से वो धोखा देगा? ये आगे देखना होगा। चलिए, ऐसे में और बहुत सारे वीडियोस आपके पास डेली ऑलमोस्ट लेता आऊँगा, और ये आप इस तरह के अपने आंसर जब लिखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं कहूँगा अभी हम 9 जुलाई को हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है यूपीएससी को, आप अपने दोस्तों को बताएं, एंड आगे मैं ऐसे मोर वीडियोस अलग अलग पेपर के लिए लेके आता रहूँगा। ऑल द बेस्ट। रोशन।